और तीसरी विधियां जो हैं वो हैं कौन सी? ऑक्सीकरण विधियां। ऑक्सीडेशन मेथड कौन कौन सी हैं? पहली विधि देखो ऑक्सीकरण की, खरपरण, और अंग्रेजी शब्द है खरपरण का क्यूपेलेशन। इसमें क्या करते हैं? सिल्वर में से लेड की अशुद्धि को हटाते हैं। सिल्वर में से लेड की अशुद्धि को दूर करते हैं या हटाते हैं। क्या करते हैं? एक हड्डी की राख की बनी हुई प्याली लेते हैं और इस प्याली को ही कहते हैं क्या? खरपर, क्यूपेल। किससे बनी है ये? हड्डी की राख से। और हड्डी की राख में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। इसको एक स्टैंड पर रख देंगे। एक बर्नर लगा देते हैं गर्म करने के लिए। इसमें अशुद्ध सिल्वर भर देते हैं, सिल्वर, और इसमें लेड की अशुद्धि है। यहां से गर्म वायु प्रवाहित करेंगे। तो दोनों का ऑक्सीकरण होगा, दोनों के ऑक्साइड बनेंगे, PbO भी बनेगा और Ag2O। लेकिन तापक्रम अपन 300 से ज्यादा रखेंगे तो Ag2O तो क्या होगा? टूट जाएगा। और लेड का जो ऑक्साइड है ना, जो लेड का ऑक्साइड है उसे कौन अवशोषित कर लेगा? ये हड्डी की बनी हुई प्याली अवशोषित कर लेगी। जैसे अपन क्या करेंगे, यहां पर सिल्वर और इसमें किसकी अशुद्धि मिली हुई है? लेड की। वायु की उपस्थिति में गर्म किया, गर्म कर रहे हैं, दोनों बनेंगे, सिल्वर का ऑक्साइड प्लस लेड का ऑक्साइड। लेकिन ये तो टूट जाएगा सिल्वर में और ऑक्सीजन में, और ये दूर हो जाएगा। इसे ये प्याली जो है ये अवशोषित कर लेगी। तो यहां पर आपको शुद्ध सिल्वर मिल जाएगी। तो ये खरपरण कहलाती है, जिसमें से सिल्वर में से लेड की अशुद्धि दूर करते हैं। और पार्क की विधि और जो पैटिंसन विधि है उसमें उल्टा है, लेड में से सिल्वर दूर करते हैं, यहां सिल्वर में से लेड। दूसरी जो विधि है उसका नाम है दंड विलोडन विधि, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको पोलिंग प्रोसेस। दंड विलोडन मतलब दंड यानी डंडा, विलोडन यानी चलाना, डंडे से चलाते हैं। सिद्धांत क्या है इसमें? इसका सिद्धांत है कि पहले तो ऑक्सीकरण होता है, अशुद्धियों का भी और कुछ धातु का, और उसके बाद जो धातु ऑक्साइड की अशुद्धि आ जाती है उसका अपचयन कराते हैं। तो पहले इस विधि में क्या होता है? पहले
अशुद्धियों और कुछ मात्रा में धातु का ऑक्सीकरण होता है। फिर धातु ऑक्साइड की अशुद्धि को धातु में हरी लकड़ी के डंडों द्वारा अपचयित किया जाता है। तो ये इसका सिद्धांत है। पहले अशुद्धियों को धातु को ऑक्सीकृत कराते हैं, धातु तो हो जाती है, थोड़ा बहुत अशुद्धि आ जाती है ऑक्साइड की धातु की, उसको फिर अपचयित कराते हैं। उदाहरण इसके उदाहरण कौन से हैं? देखो, कॉपर का, लेड का और टिन का शुद्धिकरण करते हैं इससे। जैसे अपन कॉपर का शुद्धिकरण करने के लिए एक बर्तन में पिघला हुआ अशुद्ध कॉपर ले लेते हैं। पिघला हुआ अशुद्ध कॉपर ले लिया, इसमें वायु प्रवाहित करेंगे, गर्म वायु। ये पाइप है जिसमें छोटे छोटे हॉल बने हुए हैं, छेद बने हुए हैं। यहां से गर्म वायु प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? अशुद्धियां सब ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाती हैं। जैसे सल्फर की, आर्सेनिक की, एंटीमनी की अशुद्धियां हैं, ऑक्सीकृत होकर SO2 बना के, H2O3 बना के और Sb2O3 बना के बाहर निकल। कुछ मात्रा में कॉपर भी ऑक्सीकृत हो जाएगा। किसमें? कॉपर ऑक्साइड में इसकी अशुद्धि आ जाएगी। कुछ अशुद्धियां तो ये तो बाहर निकल जाएंगी, कुछ यहां पर भी जमा हो जाती हैं सरफेस पर। इसको सरफेस पर भी कुछ अशुद्धियां जमा हो जाती हैं, स्कम बोलते हैं। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड की अशुद्धि आई है, इसको दोबारा कॉपर में बदलने के लिए इसको हरी लकड़ी के डंडों से चलाते हैं। ये क्या है? हरी लकड़ी का डंडा, इससे इसको चलाते हैं। इसमें से क्या निकलती है बाहर? हाइड्रोकार्बन गैस, क्योंकि गर्म कॉपर में है ना ये, तो गैस निकलेंगी, हाइड्रोकार्बन गैस। और वो हाइड्रोकार्बन गैस क्या करेंगी? इस कॉपर ऑक्साइड को, हाइड्रोकार्बन गैस अपचयक का काम करेंगी और जो अशुद्धि आई है कॉपर ऑक्साइड की, उसको कॉपर में अपचयित कर देंगी, खुद ऑक्सीकृत हो जाएंगी CO2 और H2O। इस तरह से अपने को शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त हो जाएगी। तो हरी लकड़ी के डंडों द्वारा चलाते हैं इसको, इसलिए इसको दंड विलोडन कहते हैं, पोलिंग कहते हैं। ये जो यहाँ शुद्धि कुछ जमा हो जाती है उसको स्कम बोलते हैं।
तीसरी विधि है इसमें, वो है वैसेमरीकरण। वैसेमेराइजेशन। इस विधि में जो है कास्ट आयरन से या पिग आयरन से और क्या बनाते हैं, रॉट आयरन या स्टील बनाया जाता है। कास्ट आयरन या रॉट आयरन से, कास्ट आयरन या पिग आयरन से। आयरन जो मिलता है ना बात्या भट्टी में, वो बहुत अशुद्ध आयरन होता है, उसको कहते हैं पिग आयरन। उसको थोड़ा शुद्ध कर लेते हैं तो वो कास्ट आयरन में बदल जाता है। देखो, बात्या भट्टी में जो आयरन मिलता है उसको कहते हैं पिग आयरन। ये कहाँ मिलता है, बात्या भट्टी में। इसमें बहुत सारी अशुद्धि होती है। कार्बन होता है 4% और अन्य अशुद्धियां होती हैं। इसमें क्या करते हैं, आयरन की छीलन, आयरन की छीलन और गर्म वायु प्रवाहित करते हैं। तो गर्म वायु प्रवाहित करने से कार्बन और कुछ अन्य अशुद्धियां वाष्पीकृत होकर निकल जाती है और क्या मिलता है, कास्ट आयरन। इसको कहते हैं ढलवा लोहा। इसमें अब कार्बन की अशुद्धि थोड़ा कम हो जाती है, 3% ही रह जाता है। अन्य अशुद्धियां भी रहती हैं। अन्य अशुद्धियां किस किस की रहती हैं, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस आदि और भी होते हैं। अब इस कास्ट आयरन से रॉट आयरन बनाते हैं। और इसकी दो विधियां हैं। एक विधि जो अपन ने हेडिंग डाला है, वैसेमरीकरण विधि, और एक विधि और है, इसको कहते हैं पुडिंग विधि। रॉट आयरन इसका सबसे शुद्ध रूप है। इसमें कार्बन बहुत कम होता है, 0.5% तक ही कार्बन होता है। इसको कहते हैं पिटवा लोहा। और इससे फिर स्टील बनाई जाती है। इसमें क्या करते हैं, आयरन, मैग्नीज और एक कार्बन की मिश्र धातु मिलाते हैं। इस मिश्र धातु को कहते हैं स्पीगल या स्पीजल, स्पीगल या स्पीजल। और इससे फिर अपनी स्टील बनती है। इसमें कार्बन का परसेंट थोड़ा बढ़ जाता है, ये 0.5 से थोड़ा इसमें ज्यादा परसेंटेज कार्बन का रहता है। वो कितना रहता है, अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया रहता है, 2% तक। और अन्य अशुद्धियां भी रहती हैं, जैसे मैग्नीज, क्रोमियम, Ni आदि।
तो डायरेक्ट स्टील नहीं बन सकती, स्टील से पहले रोट आयरन बनेगा फिर स्टील बनेगी। तो ये तो भत्ते भट्टी में मिलता है, फिर इसको कास्ट आयरन में बदलते हैं, फिर कास्ट आयरन से रॉट आयरन और स्टील बनाते हैं। तो बेसेमरीकरण में क्या करते हैं, एक बेसेमर परिवर्तक लेते हैं जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड का स्तर लगा होता है और उसमें गर्म वायु प्रवाहित करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं कि बेसेमर परिवर्तक कहलाता है। इस तरह का कुछ ये बना होता है। इसमें अंदर किसकी अस्तर लगा रहता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड का। इसमें गर्म वायु प्रवाहित करने के लिए ये पाइप लगे होते हैं। इसको एक स्टैंड पर लगा दो। ये होता है बेसेमर परिवर्तन। इसमें क्या करते हैं, पिघला हुआ ढलमा लोहा, ढलमा यानी कास्ट आयरन भर देते हैं। यहां से क्या करते हैं, गर्म वायु प्रवाहित करते हैं। तो अशुद्धियां या तो ऑक्सीकृत होकर यहां ऑक्साइड बना के निकल जाती हैं, कुछ अशुद्धियां इसकी सतह पर जमा हो जाती स्कम के रूप में, पपड़ी के रूप में। स्कम यानी पपड़ी। क्या क्रियाएं होती हैं जिससे इसमें कास्ट आयरन से अपन क्या बना रहे हैं, पहले पिटमा लोहा यानी ढलमा लोहा से पिटमा लोहा और स्टील बनाने की विधि है। क्या क्या क्रियाएं होती हैं, कार्बन है, कार्बन की अशुद्धि है, CO2 बना के बाहर उड़ जाएगी। दूसरा मैग्नीज है, इसकी अशुद्धि मैग्नीज ऑक्साइड बनाएगी। और सिलिकॉन की अशुद्धि है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगा, सिलिकॉन ऑक्साइड। और फिर ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे। ये क्षार है, ये अम्ल है। MnO क्या है, क्षारीय ऑक्साइड है। SiO2 क्या है, अम्लीय ऑक्साइड है। ये दोनों क्रिया करके क्या बना लेंगे, MnSiO3 धातु मल। ये धातु मल बन जाएगा। फिर इसी तरह फास्फोरस की अशुद्धि है, ये भी ऑक्सीकृत होगी, P2O5 बना लेगा। P2O5 फिर किससे क्रिया करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड से, और ये बना लेगा Ca3PO4 का ऑल ट्वाइस। ये भी धातु मल बन गया। इसको क्या कहते हैं, थॉमस स्लैग। ये सभी धातु मल यहां इकट्ठे हो जाते हैं सतह पर। ये धातु मल इकट्ठे हो जाएंगे, इनकी पपड़ी बन जाएगी। बाहर निकालेंगे। इस पपड़ी को हटाने के लिए इसको क्या करते हैं, हथौड़ों से पीटते हैं, पपड़ी हट जाती है धातु मल की और शुद्ध आयरन मिल जाता है, शुद्ध लोहा मिल जाता है। पीट पीट के हटा रहे हैं अशुद्धि को, इसलिए इसको पिटमा लोहा कहते हैं और अंग्रेजी में रॉट आयरन कहते हैं। तो बेसेमरीकरण में क्या होता है, कास्ट आयरन से यानी ढलमा लोहा से रॉट आयरन, पिटमा लोहा
और स्टील बनाते हैं। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये विधि पुरानी विधि है, इसकी एक कमी है, इसमें 15% के लगभग आयरन बेकार चला जाता है। यह एक पुरानी विधि है, इसमें 15% आयरन बेकार चला जाता है। कैसे चला जाएगा? देखो, Fe भी तो ऑक्सीकृत होगा FeO में, और ये जो FeO है ये भी तो क्रिया कर लेगा SiO2 के साथ, और FeSiO3 बना के बेकार चला जाएगा। इसमें एक विधि और मैंने बताई थी, कौन सी? फुडिंग या पडिंग विधि। ये भी पुरानी विधि है, इसमें भी कास्ट आयरन से यानी ढलवा लोहा से कास्ट आयरन से क्या बनाते हैं? पिटवा लोहा यानी रॉट आयरन और स्टील बनाते हैं। इस विधि में क्या करते हैं? कास्ट आयरन लेते हैं और इसमें क्या मिला देते हैं? हेमेटाइट अयस्क। हेमेटाइट अयस्क मिला के गर्म करते हैं। तो अपने को क्या मिलता है? वही रॉट आयरन मिलता है। और इसमें क्या मिला देते हैं? आयरन, मैग्नीज और कार्बन की मिश्र धातु, जिसको क्या कहते हैं? स्पीगल या स्पीजल। कुछ जल भी बोल देता है, स्पीगल भी बोल देते हैं। और इस तरह से स्टील मिल जाता है। इसमें होता क्या है? जो कार्बन की अशुद्धि है इसके अंदर, वो Fe2O3 से क्रिया कर लेगी और कार्बन इसको अपचयित कर देगा Fe में, और खुद ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाएगा। इसी तरह अन्य अशुद्धियां भी रिएक्शन कर लेंगी, ऑक्सीकृत हो जाएंगी। Mn क्या करेगा Fe2O3 के साथ? ये भी Fe में इसको अपचयित कर देगा और MnO बना लेगा। इस तरह से सभी अशुद्धियां इस हेमेटाइट से ऑक्सीकृत हो जाएंगी और दूर हो जाएंगी, और आपको क्या मिल जाएगा? इसका शुद्ध रूप रॉट आयरन। तो ये धातुओं के शुद्धिकरण की विधियां हो गई। धातुओं के निष्कर्षण की जितने भी सिद्धांत थे, विधि थी, वो सब पूरी हो गई। अब अपने को पढ़ना है कुछ धातुओं के शुद्धिकरण के, कुछ धातुओं के निष्कर्षण के बारे में। तो वैसे तो अपन पूरे सिद्धांत, पूरी विधि सब पढ़ चुके हैं, पर उनको एक अपन क्या करेंगे? यहाँ समराइज करेंगे। कुछ बातें और छूट गई होंगी, उनको भी अपन यहाँ पढ़ लेंगे। तो इनको मैं एक शॉर्ट में फ्लो चार्ट से पढ़ाऊंगा आपको। तो पहला अपन देखते हैं जिंक का निष्कर्षण। जिंक का निष्कर्षण अपन इसके दो अयस्कों से करते हैं। एक तो ZnCO3, क्या बोलते हैं इसको? कैलामाइन या कैलेमाइन। और दूसरा कैलामाइन या कैलेमाइन, और दूसरा लेते हैं ZnS। इसको क्या कहते हैं? जिंक ब्लेंड।
तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, अयस्क को बारीक पीस लेंगे। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कर लेंगे। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, कूटना एवं पीसना। हिंदी शब्द क्या है इनके, कूटना पीसना। और क्या मिल जाएगा इसका, अयस्क का और अशुद्धियों का चूर्ण। पाउडर मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका सांद्रण, और इसका भी क्या करेंगे, सांद्रण। दोनों का सांद्रण करने की अलग अलग विधि होंगी। ये कार्बोनेट अयस्क है, ZnCO3 का चूर्ण, यहां ZnS का चूर्ण। कार्बोनेट का सांद्रण किससे करेंगे, गुरुत्वीय या घनत्वीय पृथक्करण से। तो घनत्वीय पृथक्करण विधि। और इसका झाग उत्प्लावन विधि। तो दोनों से ही क्या मिलेगा, सांद्रित अयस्क। यहां भी आपको मिल जाएगा सांद्रित अयस्क। ये ZnCO3 और ये ZnS। झाग उत्प्लावन विधि। फिर क्या करेंगे, सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलेंगे। इसका तो क्या कराएंगे, दोनों से ही ऑक्साइड बनेगा। इसका तो कैल्सिनेशन कराएंगे, निस्तापन, और इसका कराएंगे भर्जन। फिर क्या करा लेंगे, कार्बन द्वारा अपचयन। अशुद्ध जिंक मिलेगा। इसका पहले प्रभाजी आसवन कराएंगे। शुद्ध जिंक मिलेगा। फिर क्या कराएंगे, इसका विद्युतीय शोधन। अति शुद्ध जिंक मिलेगा। तो पहले क्या कर लिया, कूटना एवं पीसना, फिर सांद्रण, दोनों के लिए अलग अलग विधि। फिर ऑक्साइड में बदलने के लिए अलग अलग, निस्तापन, भर्जन, कार्बन द्वारा अपचयन, अशुद्ध जिंक, प्रभाजी आसवन कराएंगे पहले शुद्धिकरण के लिए। फिर विद्युतीय शोधन कराएंगे और अति शुद्ध यानी 99.9% शुद्धता का जिंक मिल जाएगा, 99.9%। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। कौन से अयस्क से करते हैं, बॉक्साइट।
बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या है? Al2O3.2H2O। इसमें अशुद्धियां कौन सी होती हैं? अशुद्धियां इसके अंदर होती है, एक तो Fe2O3 की, एक SiO2 की। ये दो मुख्य अशुद्धि हैं और थोड़ी बहुत मात्रा में TiO2 रहता है। ये बॉक्साइड भी दो प्रकार का है। लाल बॉक्साइड, लाल कलर किसके कारण दिखता है इसका? जब Fe2O3 की अशुद्धि अधिक होती है, Fe2O3 की अधिक मात्रा होती है तो लाल कलर का दिखता है, क्योंकि ये लाल कलर का कंपाउंड है ना Fe2O3। और एक होता है सफेद बॉक्साइड। जब इसमें SiO2 की अधिक मात्रा होती है तो ये सफेद रंग का दिखता है। अब इस लाल बॉक्साइड के सांद्रण की अलग विधियां हैं। अब पहले क्या करेंगे अपन? अयस्क का सांद्रण। तो अगर लाल रंग का बॉक्साइट है तो इसके लिए दो विधियां हैं। इसके सांद्रण के लिए दो विधियां हैं। एक तो है हॉल की विधि और दूसरी है बेयर्स की विधि। तो बेयर की विधि इस विधि में क्या करते हैं? बारीक पिसे हुए अयस्क को NaOH के साथ गलाते हैं। तो NaOH के साथ उसको गलाते हैं, NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, तो क्या होता है? Al2O3.2H2O। अच्छा, ये विधि जो है बेयर की विधि, इसको लीचिंग कहते हैं। लीचिंग यानी प्रक्षालन है ये। इसमें NaOH डाल देते हैं। यहां पर ये उभयधर्मी प्रकृति का है, NaOH क्षार है, दोनों के बीच अभिक्रिया हो जाएगी। और क्या बनाएंगे ये दोनों अभिक्रिया करके? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, या इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, NaClOH का होल 4। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट घुलनशील है। और एक और पदार्थ यहां बनेगा Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट, ये भी घुलनशील है। अशुद्धियां अघुलनशील रहेंगी। मुख्यतः किसकी अशुद्धि होगी? Fe2O3 की, ये अघुलनशील होगी। और ये दोनों घुलनशील हैं, तो इसको छान के अलग कर देंगे। फिर क्या करेंगे? इसमें ताजा बना हुआ, या ऐसे लिख दो NaAlO2, ताजा बना हुआ इसमें FeOH का होल थ्राइस डालते हैं, ठीक है। और इसमें या तो CO2 गैस प्रवाहित कर दो या अधिक मात्रा में पानी में मिला सकते हो। अधिक मात्रा में जल मिलाते हैं।
इससे क्या होता है, संकुल टूट जाता है। CO2 प्रवाहित करोगे, माध्यम अम्लीय होगा, उससे भी संकुल टूट जाएगा। और टूटकर ये क्या काम करता है, ये इसके जो कण बनेंगे ना, पार्टिकल, उनको बड़ा करने में हेल्प करेगा FeOH का ऑक्साइड। ये सीडिंग एजेंट कहलाता है। यहाँ पर एक कैटालिस्ट नहीं है, उत्प्रेरक नहीं है, सीडिंग एजेंट है ये। तो इसमें ये संकुल टूट जाएगा और AlOH का हॉल थ्राइस का अवच्छेद मिल जाएगा। और विलयन में कौन रह जाएगा, ये सोडियम का सिलिकेट। इसको फिर छान के अपन दोनों को अलग कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड ये मिला है, इसको बहुत उच्च ताप पर गर्म करते हैं। ये ताप जो है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर होता है। इसका अपघटन हो जाएगा और अपने को शुद्ध एल्यूमिना मिल जाएगा। ये मिलेगा शुद्ध एल्यूमिना। तो ये विधि कहलाती है आपकी कौन सी, बेयर की विधि। इसमें इसका कौन सा नेचर, कौन सा गुण प्रदर्शित कर रहा है, उभयधर्मी अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है, इसके साथ क्रिया कर रहा है। दूसरी जो विधि है उसको कहते हैं हॉल की विधि। हॉल्स प्रोसेस, ये भी लाल रंग के बॉक्साइड के लिए काम में लाते हैं। यहां भी क्षार मिलाते हैं, बस क्षार बदल जाएगा। Al2O3.2H2O अशुद्धियां हैं इसमें, Fe2O3 SiO2 की। यहां पर बस अपन ने NaOH की जगह Na2CO3 ऐड कर दिया। तो यहां पर भी क्या बनेगा, NaAlO2 या NaAlOH का होल 4 और साथ में क्या बनेगा, Na2SiO3। अशुद्धियां क्या रहेंगी, अघुलनशील, ये दोनों विलेय हैं। फिर क्या करेंगे, छान लेंगे अशुद्धियों को और इनको विलयन में ये दोनों आ जाएंगे, NaAlO2 और Na2SiO3। इसमें क्या करेंगे, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। ये भी क्या है, संकुल ही तो है, NaAlOH का होल 4। ये संकुल अम्लीय माध्यम में टूट जाएगा और टूट कर क्या देगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवच्छेद। और ये विलयन में रह जाएगा कौन, इसका अवच्छेद बनेगा ये। और Na2SiO3 कहाँ रह जाएगा, ये विलयन में। फिर वही अपन AlOH का जो हॉल थ्राइस है, इसको उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा, अपघटित हो जाएगा। क्या बनेगा, शुद्ध एल्यूमिना। प्यारे बच्चों, हमें रोज हजारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। और जो सफेद बॉक्साइट है उसके लिए कौन सी विधि उपयोग में लाते हैं, सरपेक की विधि। तो यह विधि सफेद बॉक्साइट के लिए
प्रयोग में लाते हैं। सफेद रंग के बॉक्साइड के लिए विधि प्रयोग में लाएंगे। इसमें क्या करते हैं, बॉक्साइड लेंगे और इसमें कोक मिलाएंगे और नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, गरम करेंगे। कोक क्या करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम में अपचेत करेगा और फिर एल्यूमिनियम नाइट्रोजन से क्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, और प्लस क्या निकल जाएगा, CO। ये जल में घुलनशील है, जल में घुल जाएगा, अशुद्धियां अघुलनशील रहेंगी। फिर इसको गर्म करेंगे तो इसका जल अपघटन होगा, जल में घुल गया है, गर्म करेंगे जल अपघटन होगा। और सभी नाइट्राइड जल अपघटन पर क्या देते हैं, अमोनिया गैस और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनिया गैस बनेगी। इसका अवक्षेप बन जाएगा, इसको अपन छान लेंगे, अशुद्धियां और हैं तो वो निकल जाएंगी। फिर इसको गर्म कर देंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को उच्च ताप पर, ये फिर टूट जाएगा, इसमें Al2O3 में शुद्ध एल्यूमिना मिल जाएगा। तो तीनों विधियों से अपन को क्या मिला, शुद्ध एल्यूमिना। दूसरा पद, तो ये तो अयस्क का सांद्रण करा लिया अपन ने। सेकेंड स्टेप, एल्यूमिना का विद्युत अपचयन। और इस विधि को क्या कहते हैं, हॉल्ट एंड हेराल्ट प्रोसेस। हिंदी में भी नाम वही होगा, हॉल्ट एंड हेराल्ट की विधि। क्या करते हैं, इसमें विद्युतीय अपचयन कराना है। कैथोड एनोड लेने पड़ेंगे। कैथोड किसका लेते हैं, ग्रेफाइट की छड़। एनोड भी किसका लेते हैं, ग्रेफाइट की छड़। और इसमें विद्युत अपघट्य क्या लेते हैं, Al2O3। पर Al2O3 की क्या है, जालक ऊर्जा बहुत अधिक होती है, तो जालक ऊर्जा अधिक होने से इसका विद्युत अपघटन कराना बहुत कठिन होता है, बहुत ज्यादा इसमें आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, चालकता भी कम होगी। तो जालक ऊर्जा अधिक है, गलनांक क्या होगा इसका, बहुत ज्यादा। गलनांक बहुत ज्यादा होने से बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब इसका प्रोसेस हो पाएगा, जिसमें बहुत खर्चा आएगा। तो इसका गलनांक कम करने के लिए और चालकता बढ़ाने के लिए एक तो इसमें क्रायोलाइट मिला देते हैं Na3AlF6, और दूसरा इसमें CaF2 मिला देते हैं, फ्लोरस्पार। इन दोनों का क्या काम है, एक तो ये इसके गलनांक को यानी मेल्टिंग पॉइंट को कम करते हैं, किसके, Al2O3 के, और चालकता बढ़ा देते हैं। क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये Al2O3 टूटेगा पहले किसमें, एल्यूमिनियम 3 धनायन में और ऑक्साइड आयन में। ये तो कहां जाएंगे, कैथोड पर, और कैथोड पर एल्यूमिनियम 3 धनायन का अपचयन होगा
और आपको एल्यूमिनियम की धातु मिल जाएगी। और ये कहाँ जाएगा? एनोड पर ऑक्सीजन। एनोड पर इसका ऑक्सीकरण होगा, क्या बनेगा? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बनेगी। ये ऑक्सीजन क्या करती है? कार्बन से क्रिया करना शुरू कर देगी, और कार्बन से क्रिया करके एक तो CO बनाएगा और एक क्या बना लेगा? ये CO2। CO और CO2 और कुछ मात्रा में O2 भी बन जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा? एनोड कार्बन का है, ग्रेफाइट का है, ये धीरे धीरे एनोड खत्म होने लगेगा। तो अपने को टाइम बार बार एनोड बदलना पड़ेगा, एनोड बार बार बदलना पड़ेगा, एनोड खत्म हो जाएगा। कार्बन है ना, ये ग्रेफाइट, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके CO और CO2 बना लेता है। अब जो एल्यूमिनियम मिलेगा वो अशुद्ध मिलेगा, इसका क्या कराएंगे? विद्युतीय शोधन। इस विधि का भी नाम है इसमें, इसको हुप्स की विधि कहते हैं। हुप की विधि यानी हुप्स प्रोसेस। इसमें वही विद्युतीय शोधन है, तो कैथोड, एनोड और विद्युत अपघट्य लेना पड़ेगा। इसमें 3 परत बनाते हैं, नीचे वाली परत, बीच वाली परत, ऊपर वाली परत। नीचे वाली परत में तो क्या लेते हैं? अशुद्ध एल्यूमिनियम। अशुद्ध एल्यूमिनियम लेते हैं। इसका घनत्व ज्यादा है अशुद्धियां मिली होने के कारण, अशुद्धियों के कारण घनत्व ज्यादा है, इसलिए नीचे है। ऊपर वाली परत में कौन लेते हैं? शुद्ध एल्यूमिनियम। इसमें अशुद्धियां नहीं है तो घनत्व कम है, इसलिए ये ऊपर है। यहां से अपन क्या मिलाते हैं? इसमें अशुद्ध एल्यूमिनियम मिलाते रहते हैं, जो नीचे इकट्ठा होता रहता है। और बीच वाली परत में क्या लेते हैं? ये बीच वाली परत विद्युत अपघट्य। और क्या लेते हैं विद्युत अपघट्य के रूप में? एल्यूमिनियम का फ्लोराइड, और इसमें सोडियम और बैरियम के फ्लोराइड मिला देते हैं। उनका काम आपको पता ही है, गलनांक कम करना, चालकता बढ़ाना। ये ऊपर वाली शुद्ध एल्यूमिनियम है, ये किसका काम करेगी? ये वाली परत शुद्ध एल्यूमिनियम किसका काम करता है? कैथोड का, तो ये कैथोड का काम करेगी। और नीचे वाली अशुद्ध एल्यूमिनियम की परत है, ये किसका काम करेगी? एनोड का, तो ये एनोड होगा। बीच वाली परत से क्या होगा? एल्यूमिनियम यहां पर जाएगा, कहां पर? कैथोड पर, यानी इसका एल्यूमिनियम का क्या होगा? कैथोड पर अपचयन। जैसे ही यहां पर एल्यूमिनियम की सांद्रता कम होगी, नीचे वाली परत से एल्यूमिनियम ऑक्सीकृत होकर कहां आएगा? बीच वाली परत में। अशुद्धियां नीचे रह जाएंगी। ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। नीचे वाली परत से बीच में आएगा एल्यूमिनियम ऑक्सीकृत होकर, और बीच वाली परत से अपचयित होकर ऊपर वाली परत में जाएगा। ऊपर वाली परत से अपन शुद्ध एल्यूमिनियम को बाहर निकालते रहेंगे। तीनों के घनत्व में अंतर है, इसलिए ये 3 परत बनी है। अच्छा, ऊष्मा की हानि को और एल्यूमिनियम के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इसके ऊपर एक कार्बन की परत चढ़ा देते हैं। यहाँ कार्बन की लेयर ऊपर लगा देते हैं, जिससे ऊष्मा की हानि ना हो और ऑक्सीकरण ना हो एल्यूमिनियम का, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है वायु से, ऑक्सीजन से। तो ये एल्यूमिनियम के निष्कर्षण की विधियों में तीनों पद, अयस्क का सांद्रण, उसकी 3 विधियां, फिर विद्युतीय अपचयन, इसको हॉल्ट हेराल्ड प्रोसेस कहते हैं,
और विद्युतीय शोधन इसको हुक्स प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद टिन का निष्कर्षण। टिन का निष्कर्षण किससे कराते हैं? टिन का एस्क लेते हैं, SnO2। तो बारीक पिसा हुआ क्या लेते हैं? SnO2। इसमें FeS2 और Cu2S और SiO2 और वॉल्फ्रेमाइड। इनकी अशुद्धियां होती हैं। पहले सांद्रण करते हैं गुरुत्वीय या घनत्वीय पृथक्करण द्वारा। गुरुत्वीय या घनत्वीय पृथक्करण। इससे क्या होता है, जो SiO2 की अशुद्धि है वो दूर हो जाती है, पर अभी भी थोड़ी मात्रा में रह जाएगी। तो SnO2 प्लस Cu2S प्लस FeS प्लस SiO2, इसकी थोड़ी मात्रा, कम मात्रा रह जाएगी, और वॉल्फ्रेमाइड। ठीक है। तो एस्क का सांद्रण करा अपन ने गुरुत्वीय पृथक्करण से SiO2 को दूर करने के। अब इसका क्या कराते हैं? भर्जन। अब ये तो ऑक्साइड है इसके, फिर भी भर्जन क्यों करा रहे हैं? अशुद्धियों को दूर करने के लिए। तो भर्जन कराने पर क्या होता है? इस एस्क तो SnO2 है, ये तो इसी रूप में रहेगा। अच्छा, कॉपर जो है ये सल्फेट बना लेगा, CuSO4 और Cu2SO4। आयरन का जो सल्फाइड है ये भी आयरन का सल्फेट बना लेगा, और SiO2 अपनी कम मात्रा के साथ रहेगा, वॉल्फ्रेमाइड भी रहेगा। फिर पानी से धोते हैं, जल से धोते हैं। धोने पर, जल से धोने पर क्या होगा? ये जो धातुओं के सल्फेट बने हैं ये सारे के सारे जल के साथ बाहर निकल जाएंगे। माइनस का मतलब है ये निकल रहे हैं। अब अपने को क्या मिलेगा? SnO2 प्लस थोड़ा सा SiO2 प्लस वॉल्फ्रेमाइड। ये रह गया। धातुओं की अशुद्धियां अपन ने दूर कर दी। अब क्या करेंगे? इसमें चुंबकीय पृथक्करण कराएंगे। किसको दूर करने के लिए? वॉल्फ्रेमाइड की अशुद्धि को दूर करने के लिए। चुंबकीय पृथक्करण कराएंगे तो वॉल्फ्रेमाइड की अशुद्धि दूर हो जाएगी, और क्या मिलेगा? SnO2 और थोड़ी सी मात्रा में SiO2। फिर क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सा कोक मिलाएंगे। कोक यहाँ पर अपचायक का काम करेगा, और प्लस CaO मिलाएंगे जो फ्लक्स का काम करेगा, गालक का। SnO2 का अपचयन हो जाएगा SN में, और यहां पर ये माइनस CaSiO3, ये क्या निकल जाएगा? स्लैग। या लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो। यहां पर CaSiO3 बन जाएगा एक, तो ये तो बन गया स्लैग, धातुमल, और टिन मिलेगा जो अशुद्ध होगा। अच्छा, इसमें जो है 75% SnO2 होता है,
इसको ब्लैक टिन कहते हैं। दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? ब्लैक टिन, काले रंग का होता है। इसको शुद्ध करेंगे तो पहले क्या कराएंगे? टिन का। टिन के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाएंगे? शुद्धिकरण के लिए कई विधियां हैं। पहले तो इसका द्रवीकरण कराएंगे, लिक्वेशन। फिर इसका क्या कराएंगे? पोलिंग, यानी दंड विलोडन। और फिर क्या कराएंगे? विद्युतीय शोधन। तो यहाँ 99.9% तक शुद्ध टिन मिल जाएगा। कॉपर का निष्कर्षण या कॉपर का धातु कर्म, या ऐसा कह दो कॉपर का निष्कर्षण। अयस्क कौन सा लेते हैं? कॉपर पायराइट या चाल्को पायराइट भी कहते हैं। CuFeS2, याद रखना दोनों का ऑक्सीडेशन इसमें, इसका कॉपर का +1 और आयरन का +2 है। इसका क्या कराते हैं? सांद्रण। कौन सी विधि से? झाग उत्प्लावन। झाग उत्प्लावन विधि से सांद्रण कराते हैं तो सांद्रित अयस्क मिलता है। सांद्रित अयस्क। इसमें थोड़ी सी SiO2 की अशुद्धि होती है। भर्जन कराते हैं उसके बाद इसका। भर्जन कराने पर क्या होता है? पहले तो ये Cu जो FeS2 है वो टूट जाता है। किसमें? Cu2S में और FeS में, और थोड़ा सा Cu2S Cu2O में और FeS FeO में ऑक्सीकृत हो जाता है। और इसमें SiO2 भी रहता है। भर्जन के बाद इसका प्रगलन कराते हैं। तो प्रगलन कराने पर जो FeO है वो SiO2 के साथ FeSiO3 बना लेता है, स्लैग बन जाता है। और अपने को क्या मिलता है? Cu2S प्लस FeS। इसको क्या कहते हैं? MATTE, मैट। मैट बोलते हैं, मैट मिलता है। तो प्रगलन जब कराया अपन ने बात्या भट्टी में तो नहीं मिला अपने को कॉपर, आगे कॉपर मिलेगा। इसके बाद क्या करते हैं? इसका वैसेमरीकरण करते हैं। इसमें थोड़ा सा SiO2 मिलाते हैं। इसमें क्या होता है? दो प्रोसेस होती हैं। एक तो स्वतः अपचयन होगा, और स्वतः अपचयन से क्या मिलेगा? कॉपर। कितनी % शुद्धता का? 98%। इसको क्या कहते हैं? फफोलेदार तांबा, फफोले दार तांबा। और इसमें क्या होगा? जितना भी FeS है वो पहले तो ऑक्सीकृत हो जाएगा। किसमें? अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक
या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। FEO में फिर FEO क्या करेगा, अपन ने ये ऐड किया है ना SiO2, इसके साथ रिएक्ट करके और FeSiO3 बना लेगा धातुमल स्लैग। फपोलेदार तांबे से शुद्ध तांबा बनाना है तो पहले तो क्या कराएंगे, दंड विलोडन यानी पोलिंग। तो अपने को शुद्ध कॉपर मिलेगा। फिर इसका विद्युतीय शोधन कराएंगे, विद्युतीय शोधन कराएंगे तो अति शुद्ध कॉपर मिल जाएगा। 99.99% तक शुद्ध कॉपर मिल जाएगा। तो भर्जन में क्या होगा, एक तो ये टूटेगा इन दोनों में और थोड़ा ऑक्सीकरण के बाद ये बनेंगे। प्रगलन में केवल कुछ नहीं होगा, ये दोनों रिएक्ट करके स्लैग बनाएंगे। और इसमें क्या होगा, वैसेमरीकरण में एक रिएक्शन तो स्वतः अपचयन होगी, अपन पढ़ चुके हैं स्वतः अपचयन कैसे होता है, ठीक है। और बाकी SiO2 के साथ ये FeO जो है वो स्लैग बना के दूर हो जाएगा। यहाँ पे चाहो तो जैसे ये स्वतः अपचयन की रिएक्शन कैसे होगी, ये जो Cu2S है ये पहले ऑक्सीकृत होगा किसमें, Cu2O में, और थोड़ा सा CuSO4 भी बनेगा। और Cu2O का भी Cu2S जो बचा हुआ है वो Cu में अपचयन करा देगा, और CuSO4 का भी जो बचा हुआ Cu2S है ये इसको भी Cu में अपचयन कर देगा। ये दोनों स्वतः अपचयन है। ये Cu2SO4 बनेगा। लेड का निष्कर्षण या धातु कर्म, लेड के निष्कर्षण की दो विधियां हैं। जब लेड की कम मात्रा होती है अयस्क में तब कार्बन द्वारा अपचयन कराते हैं या कार्बन अपचयन विधि प्रयोग में लाते हैं, ऐसा लिख दो, कार्बन अपचयन विधि प्रयोग में लाते हैं। और जब लेड की अधिक मात्रा होती है तब स्वतः अपचयन विधि प्रयोग में लाते हैं। तो दो विधियां हैं, स्वतः अपचयन और कार्बन अपचयन। कम मात्रा हो लेड की, अशुद्धियां ज्यादा हो तो कार्बन अपचयन, और अधिक मात्रा हो अशुद्धियां कम हो तो स्वतः अपचयन। तो अपन स्वतः अपचयन विधि पढ़ेंगे। इसमें स्वतः अपचयन विधि, सेल्फ रिडक्शन मेथड। बारीक पिसा हुआ अयस्क ले लेंगे, PbS, क्या कहते हैं इसको, गैलेना
सल्फाइड अयस्क के तो कौन सी प्रोसेस उपयोग में लाएंगे सांद्रण के लिए? झाग उत्प्लावन विधि। क्या मिलेगा? सांद्रित अयस्क। क्या मिल जाएगा अपने को? सांद्रित अयस्क मिल जाएगा। फिर इसका क्या कराएंगे? स्वतः अपचयन। तो अपने को क्या मिलेगा? अशुद्ध लेड मिलेगा। ये बहुत सारी अशुद्धियां होंगी इसमें। तो पहले तो इसका दंड विलोडन करा देंगे। तो दंड विलोडन कराने पर इसमें से बहुत सारी जो अशुद्धियां हैं वो निकल जाएंगी। कौन कौन सी? जैसे कार्बन है तो CO2 बना के, सल्फर है तो SO2 बना के, आर्सेनिक की अशुद्धि निकल जाएगी, एंटीमनी की, ये सब ऑक्साइड निकल जाएंगे। इसके अलावा कॉपर की अशुद्धि भी रहती है, ये भी कॉपर ऑक्साइड बना के निकल जाएगी, है ना। और भी अशुद्धियां रहती हैं, टिन की रहती है, वो SnO2 बना के निकल जाएगी और अपने को लेड मिल जाएगा जो शुद्ध होगा। फिर इसका क्या कराएंगे अपन आगे? विद्युतीय शोधन या विद्युत अपघटनी शोधन। इसमें मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे? विद्युत अपघट्य। ध्यान रखना है इसका, विद्युत अपघट्य PbSiF6 प्लस क्या मिलाएंगे अम्लीय करने के लिए? ये H2SiF6। अति शुद्ध आपको लेड मिल जाएगा। ये CuO कॉपर ऑक्साइड। बिस्मिथ की भी अशुद्धि होती है, वो भी निकल जाती है। अच्छा, इसमें क्या रहेगा? अति शुद्ध आपको लेड मिलेगा। इसमें जो एनोड मड होगा उसमें क्या होगा? लेड से नीचे आने वाली मेटल, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। वैसे कॉपर तो यहाँ अधिकांश दूर हो ही गया है, मुख्यतः तो इसमें सिल्वर गोल्ड ही होंगे। कॉपर तो यहाँ दूर हो गया है, तो सिल्वर और गोल्ड रहेंगे इसमें मुख्यतः। अगला धातु कर्म है आयरन का निष्कर्षण। आयरन का निष्कर्षण करने के लिए कई अयस्क ले सकते हैं। Fe2O3 हेमेटाइड ले सकते हैं, Fe3O4 मैग्नेटाइड, ये क्या है? हेमेटाइड। मैग्नेटाइड ये भी ले सकते हैं। FeCO3 सिडेराइड और Fe2O3.3H2O लाइमोनाइड, ये कोई भी अयस्क ले सकते हैं। पहले इनका क्या कराएंगे? सांद्रण। कौन सी विधि से? गुरुत्वीय पृथक्करण।
SiO2 की अशुद्धि रहती है वो अलग हो जाएगी। क्या मिलेंगे? सांद्रित अयस्क। फिर इनका निस्तापन और भर्जन कराएंगे। निस्तापन तो क्यों कराएंगे? जैसे इसमें से नमी को दूर करना, नमी इसको कार्बोनेट को ऑक्साइड में तोड़ना, यहाँ पानी निकालना। भर्जन क्यों कराएंगे? जैसे इसकी तो खैर जरूरत नहीं है भर्जन की, इन तीनों की जरूरत, इन दोनों की जरूरत है भर्जन की। FeO बनेगा ना, उसको Fe2O3 में बदलने के लिए भर्जन कराएंगे, तो सभी से अपने को Fe2O3 मिल जाएगा और इसमें SiO2 की अशुद्धि भी रहेगी। फिर क्या कराएंगे? इसका प्रगलन बात्या भट्टी में प्रगलन कराएंगे। अच्छा, इसमें क्या मिला देंगे? एक तो कोक जो अपचायक का काम करेगा, और एक मिलाएंगे सिलिका SiO2 जो फ्लक्स का काम करेगा, गालक का। तो क्या मिलेगा आपको? पिग आयरन। पिग आयरन से पहले कास्ट आयरन बना लेंगे। आयरन की छीलन डालकर और गर्म वायु प्रवाहित करके, फिर कास्ट आयरन का शुद्धिकरण कराएंगे। यहां से लिख देते हैं। इसमें क्या मिलाएंगे? हेमेटाइट। हेमेटाइट मिलाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पुडिंग। और इससे शुद्ध आयरन मिलेगा आपको रॉट आयरन, यानी पिटमा लोहा। ये क्या है? कास्ट आयरन, ढलमा लोहा। ये ढलमा लोहा, और यहां मिलेगा पिटमा लोहा। इसमें इससे स्टील बना लेंगे, स्पीगल मिला के। इस तरह से आयरन का क्या कर लेंगे? निष्कर्षण कर लेंगे। प्रगलन किसमें कराते हैं? वात्या भट्टी में। वात्या भट्टी का फिगर और बनाते हैं। वात्या भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस। वात्या भट्टी क्या है? इस तरह की बनी हुई एक भट्टी होती है जिसमें ऊपर यहां पर एक कप और कॉन व्यवस्था बनी होती है। इसको अपन 4 भागों में बांट लेते हैं। सबसे नीचे वाला भाग, इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा, फिर इसका टेम्परेचर कम, फिर इसका और कम, और सबसे कम टेम्परेचर ऊपर ऊपर। इसका ऐसा करते हैं, ये यहां ले लेते हैं चौथा भाग। सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसका, फिर इसका बीच वाला ये भाग, फिर यहाँ 1270 केल्विन, और सबसे ऊपर 1070 केल्विन। यहाँ पर 2 परतें बनेंगी। नीचे वाली परत में कौन रहेगा?
पिघला हुआ आयरन, ऊपर की परत में कौन रहेगा? धातुमल। और धातुमल इस आयरन के ऑक्सीकरण को रोकेगा। यहां से आयरन निकाल लेंगे अपन और ऊपर से किसको निकाल लेंगे? धातुमल को। ये क्या कहलाता है? सबसे नीचे वाला भाग, इसको दहन क्षेत्र कहते हैं। सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसी का है। इस दहन क्षेत्र में कार्बन का ऑक्सीकरण होता है और CO2 तथा CO गैस बनती हैं। और इस दहन क्षेत्र में जो बचा हुआ Fe2O3 है, ऊपर से अगर बच के आ गया है, उसको कार्बन अपचेत कर देता है Fe में। ये क्या कहलाता है? आपका बीच वाला गलन क्षेत्र। यहां पर जो भी ऊपर से आएगा वो गल जाएगा। ये धातुमल क्षेत्र, यहां धातुमल बनेंगे। धातुमल यहां बनेगा। और ये है अपचयन क्षेत्र। इस क्षेत्र में ही Fe2O3 जो है, इसको CO अपचयित करती है Fe में। और इस क्षेत्र में तो कुछ नहीं है, CaO जो मिलाते हैं अपन, वो SiO2 के साथ रिएक्ट करके CaSiO3 बनाता है धातुमल। धातुमल कौन सा बनता है? CaSiO3। ये रिएक्शन होती है इनमें। ये वात्याभट्टी है। और इस तरह तुम्हारा जो है ये धातु कर्म मेटलर्जी वाला चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। धन्यवाद। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।